नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज जयंती है। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया, ट्वीट किया, लिखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता और भारतीय जन नवजागरण के प्रणेता महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी ओजस्वी रचना वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में अद्वितीय राष्ट्रभक्ति का संचार कर उन्हें एकजुट करने का काम किया। उनका राष्ट्रप्रेम साहित्य के साथ और संस्कृति के लिए योगदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया और कहा कि आस्था, भक्ति और समर्पण के अनुपम प्रतीक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन उत्सव पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति का यह दिव्य पर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव का संचार करे। जय जगन्नाथ। भारत के शहरी निकायों के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने पीसी कर बताया कि यह सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को मानेसर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य छोटी विधायिकाओं को मजबूत करना है, जिसमें पंचायत, निकाय और निगम शामिल हैं। सम्मेलन में 550 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रतिनिधियों को छोटी विधायिकाओं में काम करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और संसद का भ्रमण भी करवाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हरियाणा विधानसभा में सभी का स्वागत भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग आप सबका समय समय पर मिलता है। और चाहे सेशन की बात है या अन्य हरियाणा विधानसभा की गतिविधियों की बात है, पूरा सहयोग हमेशा आपका मिलता है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि अभी बताया गया, एक विशेष एक ऐसा इवेंट है जिसको लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसकी कुछ जानकारी मुझे आपके साथ साझा करनी है। हम सब जानते हैं कि विधायिका का राष्ट्र या किसी भी राज्य के विकास में एक बहुत विशेष योगदान और भूमिका रहती है। कालांवाली नगरपालिका चुनाव में गरमाए माहौल के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी को सीधा जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी की धमकियों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम प्रदीप जैन और मीडिया के साथ में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग सच्चाई और जनहित की बात कर रहे हैं, उन्हें डराने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, वह उसकी हताशा का संकेत है। साथ ही शैलजा ने कहा कि कालांवाली में कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में है और बीजेपी को अब हार जो है सामने दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। वैसे भी मंडी में माहौल कांग्रेस के प्रति ही रहा है, चाहे मेरा चुनाव रहा हो, चाहे बल्कि पूरे हलके का, चाहे शीशपाल जी का चुनाव रहा हो, हमें बहुत भारी समर्थन मिला, क्योंकि लोगों की आस्था कांग्रेस में और भाजपा की झूठ से, इनकी झूठ की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। यहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं चेयरमैन के लिए, महेश जी हैं, महेश गोयल, इनको सबने समर्थन दिया, दीप जी ने भी दिया।
और अब आप देखते हैं भाजपा की ओछी राजनीति, धमकाकर दमनकारी नीति इनकी है। लेकिन ये लोकतंत्र है। जमहूरियत की जब हम बात करते हैं, लोगों की अपनी इच्छा से फरीदाबाद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लॉ एंड ऑर्डर का जो है सवाल उठाए हैं उस पर। इसके अलावा उन्होंने एसवाईएल मुद्दे को लेकर भी सरकार को सुझाव दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में जिला अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के साथ हुई मारपीट के बाद में उनको अस्पताल में देखने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पुलिस पर मामले की सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और सीनियर एसीपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर मामले की जांच करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। बदमाशों को हरियाणा छोड़ने के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह बयान पहले भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर जो है स्थिति गड़बड़ाई हुई। रोकी, फिर गुंडा तत्वों को बुलाया, मारपीट करी दोनों पैसेंजर्स के साथ। दोनों की रिब्स डैमेज्ड है, बुरी तरह लाठी डंडों से इनको पीटा गया है। और उसके बाद भी 24 घंटे फरीदाबाद पुलिस को लगे एफआईआर करने में। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं गर्व करता हूं अपनी पुलिस पर। आज पुलिस की ये हालत है कि 15 से 20 लोग इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे। उनमें से 3 को एक बार पकड़ा, 4 को कोई आज सुबह या कल रात को पकड़ा है और अभी तक कार्रवाई के तौर पर सिर्फ मूवमेंट दिखाई गई है, उनको बेल दे दी गई। मेरी अभी सीपी साहब से भी बात हुई है, मैंने उनको ये कहा है कि सीनियर एसीपी रैंक के ऑफिसर की अध्यक्षता में एक एसआईटी इस पे बनाई जाए और जितने भी आरोपी उस रात थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी है, उनकी वीडियो उनको प्रॉपरली देखा भी जाता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हरियाणा मंत्री के बयान को किस तरीके से देखते हैं जो दिया गया है कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो? मैं तो ये मानता हूं जब से नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये बयान एक बार नहीं कई बार उन्होंने दिया है और आप लोग इसको जानते भी हो, देखते भी हो कि हरियाणा में पिछले 1.5 वर्ष में क्राइम किस तरीके से बढ़ा है। कालांवाली नगरपालिका चुनाव में शनिवार को जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने चुनाव प्रचार के दौरान तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कालांवाली की जनता को अब बदलाव चाहिए और यह बदलाव सिर्फ इनेलो ही ला सकती है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव जीतकर इनेलो कालांवाली में असली विकास करेगी, न कि जुमलों और घोषणाओं का। चौटाला ने भाजपा सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि बीते दिन आई मामूली बरसात ने भाजपा सरकार के विकास की सच्चाई जनता के सामने ला दी है। गली मोहल्लों में पानी से जो है गली मोहल्ले डूब गए, ड्रेनेज व्यवस्था फेल हो गई। यही है भाजपा का 11 साल का विकास। और एक 11 वर्ष से भाजपा की सरकार है, 1 साल नई सरकार को बड़े भी हुए। चुनाव पैमाना होता है सरकार की कमियों और खामियों और अच्छाइयों का। उससे पता लगता है कि सरकार लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रही है या कई लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। इस चुनाव के नतीजे से इस बात का फैसला होगा
एक वर्ष में मुख्यमंत्री ने कितनी दफा लोगों को गुमराह करने का काम किया। खबर फरीदाबाद से है, जहां बहू की हत्या कर शव को गली में दबाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने ससुराल पक्ष से मृतक के ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया तो इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। तनु के ससुर ने कबूला कि उसने अपनी बहू को मौत के घाट उतारने से पहले दुष्कर्म किया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए तनु को लगातार प्रताड़ित करते थे। शादी करी थी बच्ची की 2021 में। हमारी लड़की को मार के और इस गड्ढे में दफना दिया है और मिसिंग की एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 1.5 महीने से हम पुलिस के चक्कर काट रहे थे। इतने चक्कर काटने के बाद इतनी मशक्कत करने के बाद आज पुलिस ने बॉडी बरामद करी है। यहाँ से हम चाहते हैं कि जो भी इनके ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कोई दहेज का मामला था या कोई इस तरह? दहेज का मामला तो हमने तो संपूर्ण शादी करी थी और इनकी हैसियत से सब चीजों से ज्यादा किया था जितना एक बाप कर सकता है। रोशन नगर में जो एक महिला की हत्या करके जो दबाने का मामला सामने आया था, उस संबंध में एफआईआर नंबर 285 पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर पहले ही जो है वो दर्ज की गई थी। इनिशियली जो है ये मिसिंग के जो सेक्शन थे 127 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हत्या वाले दिन जो मृतका है उसे दिन के अंदर गन्ने का जूस ला करके उसके अंदर नींद की जो गोलियां हैं वो दी गई थी और रात में जब वो सोई हुई थी उस दौरान जो है उसका जा करके जो है हत्या गला दबा करके उसको अंजाम दिया गया। जो आरोपी जो ससुर है भूप सिंह, उसके ऊपर जो है उसने बताया है कि उसने हत्या करने से पहले उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का भी प्रयास जो किया था, जिसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो लैब एनालिसिस होगा फसल उसके अंदर जो है इनकी जो है पुष्टि होगी। हत्या के अंदर जैसा मैंने बताया ये पूरी साजिश के तहत किया गया है। इसमें पूरा परिवार ही शामिल था, सभी की अलग अलग तरीके से किसी की जो है भागीदारी रही है और साजिश में सभी शामिल थे। हत्या के दौरान और दफनाने के जो उसको दबाया गया उस दौरान जो महिला है मृतका, उसका पति और ससुर जो थे वो एक्टिवली शामिल थे तथा जो लड़की है ननद वो उसमें निगरानी का जो काम है उस दौरान कर रही थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र पूरा हो चुका है और ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो गया है। हर साल गर्मियों में हॉस्टल खाली करवाए जाते हैं ताकि मरम्मत का काम हो सके। मेस भी बंद रहते हैं क्योंकि कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं। यह प्रक्रिया पहले से तय होती है और सभी को सूचित किया जाता है। नए दाखिले शुरू हो गए हैं और छात्रों को हॉस्टल मिलेंगे। और साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर राजवीर गर्ग ने कहा कि हॉस्टल बंदी को लेकर फैसला और फैलाया जा रहा है भ्रम गलत है। भी कोई आंदोलन वगैरह ऐसा होता है तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और ये भी उसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। हमारा एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो चुका है, लास्ट एग्जाम हो चुका है, ग्रेड सबमिट हो चुके हैं। एकेडमिक कैलेंडर के बाद बिल्कुल रूटीन की प्रक्रिया और हर साल होती है। बच्चे अपने घर चले जाते हैं, हॉस्टल वेकेट होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क होता है, फिर नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है, दोबारा हॉस्टल रीअलॉट होते हैं। और इस बार इस स्ट्राइक के कारण क्या है कि बच्चों को बार बार बोला गया कि आपका एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो गया है, आपका कोई काम बचा हुआ नहीं है, आप घर जाइए। खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में तो हम चिंतित हैं क्योंकि इस ऐसी से इनके चक्कर में क्या है कि कैंपस में आप देखो ऐसे भी लोग घूमते दिखाई देंगे आपको, ना यहाँ के स्टूडेंट है ना फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हु विल टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी। उधर जाखल उप तहसील में एक पटवारी पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें पटवारी कृष्ण कुमार घायल हो गए। हमलावर की पहचान लाल सिंह जाखल पिंड निवासी के रूप में हुई है, जिसमें लाठी से हमला किया गया है। हमले के समय पटवारी अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे। हमलावर ने पहले जमाबंदी फर्द तस्दीक करवाई और फिर लगभग 1 घंटे बाद लाठी लेकर आया और पटवारी पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर पटवारी की जान बचाई और उन्हें जाखल अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल पटवारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और हमले में
हमले के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। कि 11:30 बजे का टाइम है लगभग। लाल सिंह पुत्र हमारा जो झारखंड के जट सिंह बिरादरी से हैं, उन्होंने आकर मेरे ऊपर बड़े मोटे लठ से सिर के ऊपर वार करना चाहा, जिसमें मैंने अपनी उंगलियां और हाथ ऐसे रखे तो मेरा सिर में मतलब घटना घटित हुई है पटवार खाने में या वहाँ पे मौजूद थे? घटना तो ये थी, हमें बैठे थे, एक लड़का आया था, एक वो लाशमता रहे सिंह कासरपुर से 4 बंदे बैठे थे। लाल सिंह आए, उसने थोड़ा में खड़े होकर देखने लगा कि उसने कृष्ण को लाठी फेंक दी। उधर भिवानी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा लोहड़ बाजार स्थित भूतोवाली धर्मशाला से शुरू हुई। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ शामिल थे। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है, लेकिन इसे भारत के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है, जिसमें भिवानी भी शामिल है। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने शहर की अमन चैन शांति की मनोकामना की और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने की दुआ भगवान जगन्नाथ से की है। भव्य उत्सव को आयोजित करने के लिए पूरे संपूर्ण आयोजक समिति को साधुवाद, धन्यवाद। जगन्नाथ यात्रा जगन्नाथ जी के संदर्भ में होती है। जगन्नाथ, जैसा कि स्वयं शब्द कहता है, जगन के नाथ स्वयं ब्रह्म विष्णु जो है वो इनमें पूजे जाते हैं। और रथ यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक है। रथ जो है वो हमारा शरीर है और इसमें जो आत्मा है वो जगन्नाथ है। तो यह रथ यात्रा का संदर्भ ये है कि हमारी इस रथ को हाँकने वाला वो जगन्नाथ है, इसलिए हम शरीर रूपी इस रथ को, आत्मा रूपी जो हमारा वाहक है, उसको हम आपस में उसका संयोग करें, योग करें। ये यात्रा इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान स्वयं आम जन में शामिल होकर उनके सुख दुख में भाग लेते हैं, ऐसी भी मान्यता है। उधर नारनौल में सीआईए पुलिस में नशा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चिट्टा और एक बाइक बरामद की गई है। बता दें आपको कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंकज और ललित के रूप में हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जो है कि नारनौल में रहने वाले दोनों आरोपियों पर अटेली थाने में केस को दर्ज किया गया है। तो तब वहाँ पे हमें बोला गया था कि कमर्शियल क्वांटिटी के जो केसेस हैं उस पे हम फोकस करें। तो उसको देखते हुए ये 1 महीने में हमारा 2nd कमर्शियल क्वांटिटी का केस है। पहले वाला भी हमारा चिट्टे की ही हमारी बरामदगी हुई थी। इस वाले में भी हमने अराउंड 858 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। तो जो हमारी सीआईए की टीम है उनके पास इनपुट थी कि 2 व्यक्ति बाइक पे आएंगे और उनके पास कुछ नशीला पदार्थ हो सकता है। तो उस इनपुट पे काम करते हुए इन्होंने नजर बनाए रखी, मुस्तैदी से ये लोग तैनात थे। 3 का मैं नाम ले देती हूँ। जो इंचार्ज हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हमारे सीआईए नारनौल के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे उनका ट्रांसफर हो गया, तो एसआई अमरदीप उसको अभी हेड कर रहे हैं। और इन्होंने तो ये लोग काफी समय से वहाँ पे वेट में रहे और उसके बाद जैसे बाइक आती दिखी तो इन्होंने काफी प्रयास के साथ उसको रुकवाया, उनकी तलाशी ली। जो इसका सोर्स है वो दिल्ली से है।
उधर हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा हलके के गांव पावटी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने अपनी मामूली विवाद अपने चलते जो है अपनी 57 वर्षीय मां बीरमला की ईंट मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटे कपिल की उम्र लगभग 29 वर्ष है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के पीछे के कारण जो है ई रिक्शा को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। मृतक महिला के 5 बेटे हैं और आरोपी तीसरे नंबर का बेटा है। घटना के बाद महिला को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक महिला के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल एक उसमें लेडीज एक्सपायर हुई है, उसके लड़के के ऊपर एलिगेशन है कि उसने उसकी मां को मारा, ईंट वगैरह मारी है ऊपर से। बाकी उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है महिला, उसके बाद जो भी है वो कार्रवाई की। तो प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? ये इनका कोई लोन वगैरह के पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा। हम तो काम पे गए हुए थे, सारे जा रहे थे मान लो कंप्लीट। ये भी वो पता नहीं काम का था, कहाँ था, जो जिसके साथ झगड़ा माँ बाप का। किसके साथ? जो छोटे वाला भाई है, क्या नाम था इसका? कपिल है, कपिल नाम है इसका। ये भी इसका नहीं पता, काम पे जा रहा था कि घर ही था। जब हम उधर से आए बाइक रिक्शा करके किराए पे, भाई हमें सुबह ले जा और शाम को लेते आना। हम तो ऐसे मिले तो हमें मोड़ पे मिला वहां पे। उधर बल्लभगढ़ में आज हुडा के तोड़फोड़ विभाग की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सेक्टर 4 में पिछले काफी सालों से बने हुए अवैध निर्माण पर हुडा ने सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य किया है। हुडा एसडीओ राजपाल ने बताया कि यह अवैध निर्माण पिछले काफी समय से यहां पर बना हुआ था, जिसको हुडा ने संज्ञान में लिया और तुरंत इस पर एक्शन लेने का कार्य किया है। तो वहीं हुडा एसडीओ ने यह भी बताया कि यह निर्माण सरकारी जगह में बना हुआ है, जो कि 1.25 एकड़ में बना हुआ था। सेक्टर 4 आ रहा है फरीदाबाद में। ये एचएसईपी की जमीन है, अक्वायर जमीन है। ये तो काफी दिनों से कब्जा था। ये संज्ञान में जैसे ही आया तो इसका प्रोग्राम बनाया था और आज इसको सारे का पूरा किया जाएगा। सर पिछले दशकों से बने हुए हैं, क्या इससे पहले नगर निगम को ये नहीं पता था कि ये अवैध है? जैसे ही हमारे संज्ञान में बात संज्ञान में आया सर कितनी कार्रवाई रहती है अभी और कित चुकी है? अभी कर रहे हैं, तो लगेगा इसमें 2-3 दिन लगेगा। सर लगभग कितनी जमीन है जिसमें अवैध है? तकरीबन 1.25 एकड़ के आसपास। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या